तक 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 1033 लोग जख्मी हो गए हैं। 13,500 से ज्यादा कैदी नेपाल की जेलों से भाग गए हैं। तो नेपाल में जो अस्थिरता का माहौल है उसकी वजह से आप देखिए 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 13,500 से ज्यादा कैदी नेपाल की जेलों से भाग गए हैं स्थिति का फायदा उठाते हुए। तो नेपाल में जेनजी की क्रांति से किस हद तक नुकसान हुआ है? हर तरफ आगजनी, तबाही, तोड़फोड़, हिंसा। लंबे समय से कहना है युवाओं का नेपाल के कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वो सह रहे थे। और उसके बाद जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर 26 ऐप्स पर सरकार का चाबुक चला तो उसके बाद जेनजी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और नतीजतन वो आक्रोश जो है, वो गुस्सा जो है, वो नाराजगी वो सड़कों पर देखने को मिली, वो आक्रोश देखने को मिला प्रदर्शन के रूप में। प्रदर्शन किस तरीके से उग्र हुए, प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, सेना सबको मोर्चा संभालना पड़ा, बल प्रयोग भी किया गया। तस्वीरें आपको लगातार नेपाल की दिखा रहे हैं। इस बीच क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। अब देखिए तमाम तरह के कयास है कि नेपाल में प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा। तो सुशीला को लेकर भी जो है बात की जा रही। सुशीला कार्के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। सभी पक्ष जो है उनके लिए तैयार हैं। 4 घंटे की वर्चुअल मीटिंग में उनके नाम पर सहमति बनी है। उससे पहले और भी कई नाम जो हैं, जैसे कि काठमांडू के मेयर का नाम भी सामने आ रहा था। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता खासी है और प्रदर्शनों को उनका समर्थन भी था। तो ऐसे और भी कई नाम जो है वो लगातार सामने आ रहे थे। बहरहाल देखना होगा कि फाइनली क्या रिजल्ट जो है वो निकल कर आता है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ दीपक डालमिया जुड़ चुके हैं काठमांडू से। दीपक, आपकी मौजूदगी है वहां पर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है? सबसे पहले तो प्रदर्शनों के विषय में जानना चाहेंगे। क्या अब स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है? सब कुछ शांतिपूर्ण हो चुका है? जी, मैं आपको बता दूं, काठमांडू और जितने भी नेपाल के आसपास जितने शहर है वहां पे आपको पूरी तरह से आर्मी सेना तैनात कर दिया गया है। फिलहाल आज के दिन देखा जाए तो कहीं पे हिंसा नहीं हुई, बस हिंसा हुई तो जो नेपाल की जितने भी जेल है उसमें हुआ है, जहाँ पे कई कैदी भागे हैं और करीब बताया जा रहा है कि 2 कैदी धादिंग में उनकी गोली मार के मौत हो गई है। अच्छा दीपक, का एक और चीज समझना चाहेंगे। देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया दबाव बनने के बाद, तो अब ये पदभार कौन संभालने वाला है? क्योंकि कई नाम रेस में जो है वो आगे चल रहे हैं। जी, मैं बता दूं, 3 लोगों का नाम चला। एक तो रवि लामछीने करके हैं और दूसरा आपको काठमांडू के मेयर है, मेयर बालेन, और तीसरा है सुशीला कार्की जो पूर्व न्यायाधीश है, उनका नाम चल रहा है। और बता दूं सबसे आगे सुशीला कार्की का नाम चल रहा है। फिलहाल अभी जेएनजी और जो आर्मी प्रमुख हैं उनके बीच मीटिंग चल रही है। अभी जो खुल के नाम अभी आए नहीं है। देखा जा रहा है सुशीला कार्की के जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है। अब देखना है कि मीटिंग के बाद क्या फैसला निकल आता है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री जो बनेंगी, कौन बनेंगी, मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। दीपक, आप किस तरीके से जेनजी को समझाया गया है ताकि जो स्थिति है पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे? या फिर यूं समझे कि जैसे ही प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दिया है पद से, कहीं ना कहीं जेनजी, क्योंकि इसी की मांग पहले उठ रही थी ना कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, वो सरकार छोड़ दे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बुजुर्गों की सरकार है और वो ये नहीं समझ पा रहे कि युवाओं को आखिर चाहिए क्या। तो क्या ये समझे कि जैसे ही प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे वो शांत हो गए? जी, मैं बता दूं, केपी ओली जब जिस टाइम इस्तीफा दिया उसके बाद जो काठमांडू में जो जेएनजी का जो प्रदर्शन करते उनको विश्वास नहीं हुआ। बाकायदा जो आपको सेना प्रमुख है उन्होंने एक लेटर जारी किया कि केपी ओली जो आप पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आप लोग जो हड़ताल कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह आगजनी कर रहे थे, उनको आप समाप्त किया जाए और अपने अपने घर लौटे। उसके बाद जो मेयर बालेन का एक ट्वीट आता है कि हम ये जंग जीत गए हैं। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो कहीं नए शांत हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो नेपाल के जो मेयर है उनका भी नाम चल रहा था रेस में, मगर अभी जो मीटिंग चल रही है अभी आपको काठमांडू के प्रमुख जो सेना प्रमुख हैं और जेएनजी के जो जितने यूथ कार्यकर्ता हैं, जो यूथ नेता है, हाँ। उन बीच इनकी मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है सुशीला कार्की जो पूर्व न्यायाधीश हैं, हाँ। उनका सबसे आगे नाम रेस में चल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ये फैसला निकल पाता है।
अच्छा दीपक का ये जो नाम आपने लिया है यहाँ पर कार्की का, तो क्या इस नाम को लेकर युवाओं के बीच किस तरह का माहौल है? क्योंकि पहले हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर उनके अंदर आक्रोश था, लेकिन आपको लगता है कि इस नाम की अगर हम औपचारिक ऐलान हो जाता है तो वो संतुष्टि, वो संतोष नजर आएगा? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जो सुशीला कार्की इससे पहले भी 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद इनको हटा दिया गया था। जेएनजी का ही मांग है, जेएनजी के समर्थकों का मांग है कि सुशीला कार्की को पूर्व न्यायाधीश को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब कहीं ना कहीं जो सेना प्रमुख है, जो बाकी जो बैठे हैं मीटिंग में, उनसे कंफर्म हो नहीं पा रही है कब तक ये मीटिंग खत्म होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशीला कार्की आगे चल रही है, हो सकता है नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ही बने। ठीक है दीपक, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि तस्वीर वाकई बहुत चिंताजनक थी और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी लगातार इसे लेकर हम खबरें पढ़ रहे थे। बहरहाल कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, और सरकारी संपत्ति का भी अगर हम जिक्र करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना अब तक जो है लॉस हो चुका है नेपाल में? मैं आपको बता दूं, इस हिंसा में 2 दिन के अंदर हिंसा में करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1033 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 736 लोग को अलग अलग नेपाल के हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नुकसान की बात किया जाए, नेपाल के जितने भी सरकारी आ, आवास है, ऑफिस हैं, जो राष्ट्रपति भवन है, सांसद भवन है, कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, यहाँ के जैसे बहुत बड़े भाट भटनी मॉल है, उन तक को जला दिया। करीब देखा जाए अरबों रुपए का नुकसान है और नए नेपाल को बनने के लिए करीब 2 से 3 साल तक लग सकता है। क्योंकि हमने बात किया था नेपाल में जो जो समर्थक है, जो इंडियन जो यहाँ पे फंसे, उनसे बात किया गया, उनका ये कहना था इंडियन का, अब हमने अपने साक्षात मौत देखा है, अब हम यहाँ पे नेपाल कभी हम नहीं आएंगे। जिस तरह से यहाँ पे हुड़दंगों ने, आंदोलनकारी ने होटल जलाया है, गाड़ी जलाए हैं, हाँ। इस कर्फ्यू, इसकी वजह से लोग दहशत में हैं यहाँ पे, इंडियन लोग भी। अच्छा दीपक, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, देखिए वैसे तो भी नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट हैं या फिर बाहर के लोग हैं यहाँ पर बसे हुए हैं, तो कब तक ये एयरलाइंस जो है वो बहाल हो पाएंगी या फिर आवाजाही जो है वो चालू हो पाएगी? मैं बता दूं, एयरलाइंस आज 3:30 बजे से सेवा रूप से शुरू कर दिया गया। कल से जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस है सारे अपना चालू हो जाएगी, क्योंकि आज 3:30 बजे गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट चालू कर दिया गया है। और जितने भी जो लोग हैं, इंडियन लोग, उनको बाकायदा नेपाल पुलिस एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट पहुंचाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो बॉर्डर को सील किया गया है, जो नेपाल में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। हाँ। अब ये देखना 1 घंटे के बाद सेना क्या प्रेस रिलीज जारी करती है, कर्फ्यू क्या आगे बढ़ाया जा सकता है कि कर्फ्यू खत्म किया जा सकता है। फिलहाल नेपाल में कर्फ्यू है, आर्मी बाकायदा सड़क पे उतरा हुआ है, आर्मी को बाकायदा ऑर्डर दिया गया है, कोई भी बाहर झुंड बना के चल रहा है, कोई भी घर के बाहर खड़ा है, उनको शूट एंड साइड का ऑर्डर है। घर के बाहर खड़े भी है तो आर्मी उनको उठा के ले जा रही है। बाकायदा भी आर्मी अपने कंट्रोल पे ले रखी है पूरे नेपाल को। बिल्कुल दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ में साझा कर लूं। देखिए नेपाल से खबर आ रही है, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर यह खबर आ रही है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं कार्की, और सुशीला कार्की को मिला है लोगों का समर्थन। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है कि नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं कार्की, और उनके नाम पर कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नेपाल की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। हालांकि देखिए और भी कई नाम, जैसे कि हमने जिक्र किया, और भी कई नाम जो है वो सामने आए हैं, लेकिन अभी सभी पक्षों में जिस नाम को लेकर जाहिर तौर पर सहमति बनती है तो वो नाम है सुशीला कार्की का। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट बताती चलूं कि नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश, नेपाल में जेल से भागे कैदियों की घुसपैठ की कोशिश। नेपाल के 5 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है। नेपाल में हिंसा के बीच अलर्ट पर एसएसबी, भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट साझा करे। देखिए लगातार भारत नेपाल सीमा पर पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। एसएसबी की टुकड़ियां जो है वो बढ़ गई हैं, कंपनियां यहाँ पर ज्यादा तैनात कर दी गई हैं। सिक्योरिटी टाइट है और आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि कहीं ना कहीं जो कैदी जेलों से छूटे हैं वो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जेल से भागे कैदियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। 5 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है। दीपक का रुख कर लेते एक बार। दीपक का जैसे कि जिक्र हुआ है कि बड़े पैमाने पर जो कैदी हैं जेलों से भागे, क्योंकि अव्यवस्था हुई है तो मौके का फायदा उन्होंने भी उठाया है।
आप भारत में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको दुरुस्त किया जाना अब जरूरी हो जाता है। ये कब तक ट्रैक पर आ पाएंगी? मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेपाल के से जो कैदी फरार हुए हैं वो हाँ। नेपाल के जो जितने सेटअप है, सिद्धार्थ नगर बॉर्डर हो गया, रक्सौल बॉर्डर हो गया, आपको बिहार के बॉर्डर होगा, सोनबरसा, कई बॉर्डर ऐसे हैं नेपाल में जो भारत के लगता है। जो कैद जेल से जो भागे हैं कैदी, वो बाकायदा बॉर्डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐसे ही सिद्धार्थ नगर बॉर्डर से 5 लोगों को पकड़ा गया एसएसबी ने। हम्म। इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बिहार बॉर्डर में, यूपी बॉर्डर में बाकायदा ये एसएसबी जो पुलिस पूरी तैनात कर दी गई, जो आने जाने वाले बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो पूरे जो अपने नेपाल में जितने बॉर्डर हैं उनको अभी फिलहाल सील कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। आने जाने वाले को जितने भी है जो बाहर के टूरिस्ट है उनको नेपाल के अंदर अलाउ किया नहीं जाए, जाने नहीं दे रहे हैं भारत की तरफ से। और जो नेपाली लोग हैं जो बाहर से आने जा रहे हैं उनको सिर्फ अलाउ किया जा रहा है, बाकी किसी को आने नहीं दिया जा रहा अभी नेपाल के अंदर। ठीक है। 23 लोगों की मौत की खबर है, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। जो घायल हुए उनकी स्थिति क्या है? क्या मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है? जी बता दूं, ये जो 30 का आंकड़ा है ऑफिशियली आंकड़ा है, मैं बता दूं ये ऑल ओवर नेपाल का आंकड़ा। काठमांडू हो गया, हेटौड़ा हो गया, पोखरा हो गया, काकरभिट्टा हो गया, दामन हो गया, जितने भी बड़े बड़े शहर के ये सारे आंकड़ा आ रखा है। जो फिलहाल आंकड़ा 30 आंकड़ा बताया, जो घायल है हो सकता है अभी और बढ़े। फिलहाल जो आंकड़ा है 30 की मौत हाँ। की आंकड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं अस्पताल में अभी भी हाँ। जो भर्ती है उनकी इलाज के लिए कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। हाँ। कई लोगों तो रेफर कर दिया गया, काठमांडू रेफर कर दिया गया है। अब ये देखना है कि कल तक मौत का हाँ। आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, कल ही पता चल पाएगा। हाँ, एक और चीज है, मैं दीपक आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, एक और चीज है जिसकी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा हो रही है, वो ये है कि एक रैली निकाली गई है नेपाल में बाकायदा, और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं राजतंत्र की मांग जो है दोबारा से हो रही है। लोकतंत्र वहां पर पूरी तरीके से सफल नजर नहीं आ रहा। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी, मैं बता दूं इससे पहले भी राजा आओ देश बचाओ का नारा लगा था। उसके बाद जो जेएनजी का मांग भी ये था कि जो राजा जो हमारे राजा है ज्ञान राजा, उनको यहाँ पे बुलाया जाए और राजा को राजा बनाया जाए। और जो प्रधानमंत्री जो हो सुशीला कार्की हो, गृह मंत्री रवि खनाल क्या रवि रवि लामछिने को गृह जी। मंत्री बनाया जाए। और जो बालेन है उनको भी एक मंत्री पद दिया जाए। मगर रावी रामछिने और जो बालेन है हाँ। उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जालमी आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो नेपाल में तख्ता पलट चर्चा का